नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की आने वाले दिनों की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में ज़बरदस्त चर्चा है। ये मुलाकात 8 अक्टूबर को होनी बताई जा रही है, यानी मायावती की एक जो पहले से प्रस्तावित रैली है 9 अक्टूबर को, बहुत चर्चा जिसको लेकर रही है रैली को, उससे एक दिन पहले अखिलेश यादव और आजम खान की ये मुलाकात होगी। तो इसकी टाइमिंग को लेकर, क्योंकि आजम खान जब जेल से बाहर आने वाले थे तब ये एक चर्चा उठी कि वो बीएसपी में जा सकते हैं, वो नाराज़ हैं समाजवादी पार्टी से। इन तमाम चर्चाओं के बीच वो बाहर आए, उसके बाद उन्होंने कई तरह के बयान दिए और आखिर में अगर उनके बयानों का एक लब्बो लबाब निकालें तो एक तस्वीर सामने आती है। और अब अखिलेश यादव की उनसे मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि भाई आजम खान कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन फिर भी आजम खान की मुलाकात अखिलेश यादव से अगर 8 अक्टूबर को हो रही है तो क्या उसके कोई सियासी मायने हैं, क्या उसकी टाइमिंग जानबूझकर वही चुनी गई है? और इसके अलावा आजम खान पर तमाम नज़रें हैं कि वो अपना अगला कदम क्या लेते हैं। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव अब रामपुर में मिलने जाएंगे। वो सीतापुर तो नहीं गए, जब आजम खान छूट रहे थे तो जेल में लेने, उनकी अगवानी करने तो वो नहीं गए, लेकिन अब रामपुर यानी आजम खान के घर उनसे मिलने जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? इसके क्या सियासी मायने हैं? असल में आजम खान को लेके जब से आजम जेल में गए तब से लेके बीच में बहुत चर्चाएं इस बात की चलती रहीं कि आजम खान और अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, आजम खान नाराज हैं। आजम खान के करीबी लोग कुछ बयान दे देते थे कभी कभी, तो ये एक बना हुआ था भ्रम। और आजम खान को लंबे समय से देखने वाले ये जानते हैं कि बड़े तुनक मिजाज किस्म के आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बोलते हैं तो बहुत तंजिया लहजा होता है, जब किसी भी चीज़ पर वो रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से एक चीज़ देख रहा था कि अखिलेश यादव भले जा नहीं रहे हैं, लेकिन आजम खान को बैकएंड पे जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो लगातार मिल रही थी। और आप समझिए कि कपिल सिब्बल का राज्यसभा में जाना, उसमें भी आजम खान की भूमिका थी, क्योंकि वो मुकदमों की पैरवी का मामला था। और जिस तरह से रुचि वीरा को टिकट मिला, जिस तरह से रामपुर में कुछ टिकट मिले, वो सब कुछ ये बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि आजम को नेग्लेक्ट कर दिया है पार्टी ने या अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव को भी, अगर उनको भी पिछले 15 सालों से देखिए उनकी राजनीति को या उनकी शैली को, तो एक चीज़ समझ में आती है कि अखिलेश यादव को अगर धोखा नहीं मिला तो वो सम्मान देने में पीछे हटते नहीं है किसी को भी। मतलब ये बहुत आमने सामने देखी हुई बातों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये आंखों देखी बातें हैं कि कभी भी किसी पार्टी को के सीनियर को उन्होंने अपमानित नहीं किया तब तक जब तक खेमेबाजी वाला दौर वो जो आ गया था वो नहीं रहा। और ठीक है, तो आजम खान के साथ भी यही रहा। आजम खान, चाहे अब्दुल्ला आजम हो या आजम खान की पत्नी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात होती रही थी जब तक वो जेल में नहीं थी या जेल से बाहर रही, हालांकि उनको भी जाना पड़ा। तो कुल मिला के इस बात के कयास भले लगते रहे, लेकिन अंदर खाने जितनी जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि आजम खान को उनके हाल पर छोड़ देने वाली बात रही हो। जब आजम जेल से निकले तो भी ये खबरें उड़ी कि वो बसपा में जाएंगे, वो सपा से नाराज है। आजम खान ने सपा को छोड़ा है अतीत में, लेकिन 2 बार छोड़ा है, ये भी बात सही है। मुलायम सिंह के वक्त में एक बार जब कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में आ गए थे तब आजम नाराज हुए थे और उनका ये कहना था कि ये बाबरी मस्जिद का विध्वंस कराने वाले मुख्यमंत्री को आप क्यों ले रहे हैं।
दूसरी बार अमर सिंह और जयाप्रदा वाला एपिसोड हुआ था, तब आप नाराज हुए। मगर अब तो अगर देखिए तो नाराजगी की कोई ऐसी वजह भी नहीं दिख रही है। भाई एसटी हसन का टिकट काट के रुचि वीरा को जो टिकट मिला मुरादाबाद से, वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज था कि आजम खान, रुचि वीरा आजम खेमे की है और रुचि वीरा को दिया गया टिकट और रुचि वीरा जीत के भी आ गई। आजम खान ने कहा है कि जब मैं किसी का टिकट किसी को दिलवा नहीं सकता तो कटवाऊंगा क्या, वो जो उनका एक अंदाज बयान रहता है। वो बातें अपनी जगह पे हैं, पॉलिटिशियन है, वो बात करते ही हैं। लेकिन जो कल आजम खान ने बसपा के सवाल पे कहा कि मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं, ये अपने आप में मैसेज था। फिर उन्होंने अखिलेश यादव के सवाल पर कहा कि मैं चाहता हूं कि उनकी सरकार बने। तो आजम कभी बहुत इसी तरह के इसी अंदाज में बोलने के आदी हैं। अच्छा, बहुत कई बार उनके व्यंग में बहुत संदेश होते हैं, तो इसलिए सतर्कता भी बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए आजम खान के पास इक्विटी क्या है? इक्विटी उनके पास है उनके अल्पसंख्यकों और खासतौर से मुसलमान अल्पसंख्यकों के बीच में उनकी एक छवि। लेकिन वो भी क्या ऐसा रिस्क लेंगे पॉलिटिकली कि वो मायावती के साथ चले जाएं, जबकि मायावती के क्रेडेंशियल्स खुद उनके किए कदमों से ही बहुत गड़बड़ हो चुके हैं। मायावती क्या, अब देखिए 9 तारीख वाली रैली कैसी होती है, उसमें मायावती क्या स्पष्ट बोलती हैं, क्या वो होता है, ये तो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल तक तो अगर हम देखें पिछले 2-3 चुनाव में, तो मायावती कुछ कोई विपक्षी नेता की तरह तो नहीं सामने आई हैं। वो बहुत एक अलग ऐसा, जिससे कि कई बार ये भी कहा जा रहा है और लगता भी है कि वो भाजपा के दबाव में है। तो उस कार्ड के साथ आजम खान अपने आप को प्ले करेंगे, ये मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, अखिलेश यादव जा रहे हैं 8 तारीख को। हाँ, पॉलिटिकल मैसेज है, जैसा कि आप उससे पहले मैं इस पे आऊंगा पॉलिटिकल मैसेज पे। जो आपने बात की कि सतर्कता भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इशारों में बात करते हैं, तो क्या अखिलेश यादव आजम खान का मूड भांप रहे थे कि भाई मुलाकात करने जाऊं और कहीं ऐसा ना हो कि वो जैसे जेल में कुछ सपा नेता गए थे, उन्होंने मना कर दिया मिलने से, कहीं इतनी बड़ी कोई बात ना हो जाए। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बाकायदा दोनों के बीच एक विधायक के फ़ोन के जरिए बातचीत भी हुई है। तो क्या वो मूड भांप रहे थे और जब क्लैरिटी हो गई कि हाँ अब मिलने जाना है और आजम खान जो है उनके वो कोई नाराजगी नहीं है, तब ये पक्का होने के बाद ये तारीख सामने आई? देखिए, तत्काल जेल के बाहर जाके रिसीव करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, और वो भी बीजेपी के लिए भी एक बड़ा अस्त्र बनता। ठीक है, ये मैच्योर पॉलिटिक्स है कि बातचीत हो जाए और उसके बाद फिर जब मुलाकात का दिन तय हो जाए, जब कार्यक्रम तय हो जाए, क्योंकि अभी आजम जैसे आज जानकारी मिल रही थी कि शायद वो दिल्ली पहुंचे, तो वो अपनी चीज़ों को भी थोड़ा सेटल कर रहे हैं। और इस बीच में त्योहारों का भी वक्त है और इस त्योहारों के बीच में फिर इस तरह की कोई बात ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि बातचीत हुई है और वो आजम खान के परिवार के रिश्ते में आने वाली एक विधायक हैं, वो मिलने गई थी, उन्हीं के जरिए बात हुई है। और उसमें भी कोई ऐसा अभी तक क्लू नहीं है कि कोई बहुत नाराजगी आजम खान की रही हो। एक औपचारिक बातचीत जैसे होती है वैसे ही बातचीत की सूचना मिल रही है। तो हाँ, सतर्कता की बात मैंने इसलिए कही ना कि आजम खान अपने बयानों को किसी के दबाव में, किसी लाइन पे नहीं देते, पार्टी लाइन पे नहीं देते। आजम खान की आदत है वो अपनी लाइन पे बयान देते हैं और उससे सतर्क रहना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वो कई बार जो है वो एक लाइन भी दे देते हैं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के लिए आजम खान एक आइकॉन है।
तौर पे जब मुस्लिम तुष्टीकरण और जो इस तरह की राजनीतिक की लाइन है उस पर वो जरूर कोई ना कोई स्पेस क्रिएट करने की कोशिश होती है। तो वो सतर्कता बहुत जरूरी है आजम खां के साथ। अब उस पे आते हैं उत्कर्ष जी, जो बात आप कह रहे थे कि तारीख 8 अक्टूबर यानी कि मायावती की रैली से एक दिन पहले, इसमें कोई सियासी संदेश है, इसमें कोई एक राजनीतिक चाल जिसे कहते हैं, मतलब एक राजनीतिक कदम सोच समझकर उठाया गया है, ये इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत बात हो रही है। हाँ, नहीं, ठीक भी है। जाहिर सी बात है कि ये सवाल तो उठेंगे और इन पर चर्चा तो होगी। देखिए, है क्या कि मुसलमानों के, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच में वोटरों की बात अगर करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन उनके सामने सिलेक्शन को लेके है, कोई डिलेमा है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि वो बहुत इंडिया अलायंस की तरफ जो है वो वोट हुआ है। और इस वक्त कोई ऐसा मुस्लिम लीडर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मुसलमान उसके पीछे है। वो मुसलमान अखिलेश यादव के पीछे है, मुसलमान राहुल गांधी के पीछे है। वो भले ही ये लोग बिरादरी के नेता नहीं हैं, लेकिन एक विश्वास वाली जो बात होती है वो इस कंफ्यूजन में और कभी भी बटने वाली जो खतरे होते हैं, खासतौर पे वो एक बड़ा वोट बैंक है भाई, 17-18% के आसपास का वोट बैंक को आप लाइटली तो नहीं ले सकते हैं। तो उसके बटने के खतरे, मायावती की राजनीति क्या है? मायावती की अगर आप पिछली राजनीति को छोड़ दीजिए, उसके पहले आप देखिए तो एक बार एक नारा लगा था, जय भीम जय मीम। और वहां पर यह था कि दलित और अल्पसंख्यक जुड़ जाए। तो जाहिर सी बात है, कागज पर अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो भाई 20% होता है, तो लीथल कॉम्बिनेशन है। 38% का तो सीधे सीधे जोड़ है, लेकिन राजनीति तो इस तरह के गुड़ा भाग पर उस तरह से चलती नहीं है। लेकिन नुकसान बहुत कर देती थी बीएसपी, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जहां उनके होते थे 30,000, 40,000, 50,000 वोट लेके जाते थे। और जब जाते थे तो वो वोट आखिर किसके होते थे? वो तो आते समाजवादी पार्टी के खेमे में, मगर वो चले जाते थे। लेकिन हालिया दिनों में मायावती का ये क्रेडेंशियल डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन फिर भी जब वो इस तैयारी में है कि वापसी की बात हो रही है, जिस तरह से रैली की तैयारियां हो रही हैं, टारगेट है करीब 5 लाख लोगों के जुटने का। अब जब मायावती का वोट बैंक सड़क के 10 के नीचे आ गया है, ऐसे में अगर वो 5 लाख के टारगेट पर बात कर रही हैं तो मायावती कर सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी रैलियां हमने पीछे भी देखी हैं, उनकी रैली का रिकॉर्ड यूपी में कोई तोड़ नहीं पाया कभी। लेकिन अगर मायावती ने वो लाइन ली वापस तो ये पेशबंदी है, क्योंकि आजम खां निश्चित तौर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में फोकस में है। और वो फोकस में है इसलिए उस 9 तारीख के भाषण के पहले ये इशू सबसाइड हो जाए, ये भी सोचा जा गया होगा, मुझे लगता है। मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये हो सकता है कि ये सोच रही हो। और अगर ये सोच है तो स्मार्ट मूव है, एक प्रिकॉशनरी स्मार्ट मूव है। और मतलब अगर अंदाज़ा ही लगाया जाए तो ये भी तो होता ना कि भाई मान लीजिए कि रैली से 7 दिन पहले मिल लिए होते तो फिर 7 दिन तक एक धुकधुकी लगी रहती कि इस बीच में कोई और बात ना हो जाए, इस बीच में कोई और डेवलपमेंट ना हो जाए, तो ये कोई बयान आ जाए इस तरह का प्ले कर दिया जाए और फिर कयास लगते रहे उसे लेकर। ये एक तय पाया गया कि भाई फिलहाल 8 तारीख है। और हालांकि अभी भी हम 8 तारीख सामने आई है, और उससे पहले भी अगर वो अस्पताल में एडमिट होते हैं वहां जाकर मिल लें या कोई और मुलाकात हो जाए तो उस बारे में भी कुछ पक्के तौर पर तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी प्रोटोकॉल रिलीज हुआ है अखिलेश यादव का थोड़ी देर पहले ही रामपुर के डीएम और एसएसपी के लिए भेजा गया है उनका कार्यक्रम। तो ये मानना चाहिए कि फिलहाल तक की खबर तो यही है कि 8 तारीख को वो मिलने जा रहे हैं बरेली, उनका तक वो बाय एयर जाएंगे और उसके बाद वहां से वो बाय रोड जाएंगे।
एक बात और उत्कर्ष जी की कुछ लोगों का ये मानना है कि आजम खान जब अपनी तबीयत अपना इलाज, जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले तो इलाज करवाऊंगा फिर आगे की बात करूंगा, ये सब करने के बाद जब वो एक्टिव मोड में आते हैं और समाजवादी पार्टी के मंचों से ही जब वो अपनी राजनीतिक बातचीत शुरू करेंगे, तो उनके अंदाज को देखते हुए, उनकी शख्सियत को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जाति की राजनीति के नैरेटिव को थोड़ा कम करेगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हावी हो सकती है? और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव की जो महीनों की पीडीए की एक मेहनत है, पीडीए की को धार देने की जो उनकी एक कवायद है, उसे धक्का लग सकता है? मुझे लगता है कि फिलहाल आजम खान ऐसा नहीं करेंगे। वो एक तो हाँ, ये है कि उनका रोल क्या होगा, उनकी भूमिका क्या होगी, वो किस तरह से श्वास लाभ कर लेते हैं, कितने सक्रिय होते हैं, ये सब तो ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन हाँ, जब मंचों पर आएंगे तो वो उनका निशाना तो भाजपा होगी और उनके बातों में मुसलमान भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन और बीजेपी निश्चित तौर पर कोशिश करेगी कि उन चीजों को लेकर के एक लाइन खींची जाए, फिर से उस ध्रुवीकरण वाली रेखा को और गहरा किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल आजम खान इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं, और रिस्क इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सरकार बनना इस वक्त जरूरी है, उनके लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी। अगर इतनी हाइप बनने के बाद, इतना ये लोकसभा में एक सक्सेस ग्राफ दिखने के बाद अगर सरकार 27 में नहीं बन पाती है तो फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और वो सेटबैक उसके लिए ही नहीं होगा, वो आजम खान के लिए भी होगा जी, क्योंकि आजम खान के ऊपर जिस तरह से मुकदमे लादे गए थे, जिस तरह से उनको क्रश किया गया था, वो एक आइकॉनिक वो था कि पॉलिटिक्स में बीजेपी ने, योगी सरकार ने आजम खान को एक टारगेट किया था और दूसरी तरफ अतीक और मुख्तार को टारगेट किया था, और उसके जरिए वो मैसेज दे रही थी कि देखो हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि हम मुसलमानों को किस तरह से दबा सकते हैं। लेकिन अब जो है, जो अखिलेश यादव का बयान याद कीजिए, जब आजम के छूटने के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो ये जितने झूठे मुकदमे हैं सब वापस लिए जाएंगे। तो वो राहत, वो जड़ जमाने का वक्त तभी बनता है जब सरकार बनती है जी। तो सरकार ना बने उतना रिस्क तो आजम खां भी नहीं लेंगे, और उनकी वजह से ना बने ये रिस्क तो कतई नहीं लेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी अगर उस नज़रिए से आप देखें तो 27 में बीजेपी लौटती है तो फिर ये 32 तक की कहानी हो जाएगी, यानी अगला चुनाव तो विधानसभा का फिर 32 में होगा, और 17 से 32 15 साल का तो एक वक्फा है कि जब आपके कार्यकर्ता जो 50-55 की उम्र के हैं वो 70 की उम्र तक पहुंच चुके, जो 17 में 50-55 के थे वो विपक्ष में बैठे बैठे 70 की उम्र टच कर रहे होंगे, या जो 18-20 साल के कार्यकर्ता थे वो अपनी मतलब जो कहते हैं कि एज का एक बड़ा हिस्सा विपक्ष के तौर पर देख चुके होंगे। बड़ा सेटबैक है एक 15 साल राजनीति से बाहर रहना समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां वो एक मुख्य पार्टी की भूमिका अब तक निभाती रही है। निश्चित तौर पर, और ये किसी भी पार्टी के लिए, आप देखिए कांग्रेस का हाल क्या है। कांग्रेस के हाल से सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है, या राष्ट्रीय स्तर पे भी कांग्रेस जिस तरह से पिछड़ी थी, तो ठीक है 10 साल पे राष्ट्रीय स्तर पर तो उसने कुछ साख अपनी बटोरी वापस, लेकिन उत्तर प्रदेश में 30 साल से ज्यादा हो गया। समाजवादी पार्टी के लिए तो उत्तर प्रदेश के बाहर अभी कुछ है नहीं ना, उसको तो जो करना है वो यही करना है, जी। तो एक मजबूत विपक्ष के साथ आप बहुत लंबा मनोबल नहीं दे सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, है ना। आपको सत्ता में आना पड़ेगा, बिल्कुल, वरना फिर वो जो भटकाव, जो टूटन, जो बिखरन होती है वो तेज हो जाएगी। इस बार अगर ये बड़ा लिटमस टेस्ट है समाजवादी पार्टी के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है कि वो अगर 27 लूज करते हैं
तो फिर उनके मतलब एक कंसिस्टेंसी जो है उसको बड़ा धक्का मिलेगा, क्योंकि आप देखिए 17 के बाद लगातार चुनाव हारते रहे। 17 का चुनाव तो बहुत बुरी तरह हारे, उसके बाद भी देखिए लोकसभा का चुनाव कैसे कमजोर हुए, फिर विधानसभा के चुनाव में उठे जरूर लेकिन सरकार नहीं बना पाए, फिर लोकसभा के चुनाव में अपर हैंड ले लिया, लेकिन केंद्र में तो सरकार बनी नहीं। तो अब उत्तर प्रदेश में भी अगर फिर वही बात हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पार्टी बहुत पीछे चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रशेखर को आप इस पूरी राजनीति में आजम खान के जेल से बाहर आने को से पहले से ही जो खबरें लगातार चल रही थी, उनमें चंद्रशेखर भी एक किरदार के तौर पर इस पूरी कहानी में मौजूद थे। कुछ लोगों का मानना था कि चंद्रशेखर चूंकि सीतापुर जेल में आजम खान से मिल के आए, उनके परिवार से भी मिले, और चंद्रशेखर अपनी राजनीति का दायरा सिर्फ एक दलित नेता से आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। क्या चंद्रशेखर इस राजनीति में कहीं है? मैं दो सवाल कर रहा हूं। पहला तो ये कि अब इस स्टेज पर ये तो नहीं माना जा सकता, या ये तो बहुत ही रेयर होगा कि आजम खान चंद्रशेखर के साथ चले जाएं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजम खान के जरिए इंडिया गठबंधन में अपना कोई स्पेस तलाश लें, यानी जो उत्तर प्रदेश की विपक्ष की राजनीति है उसमें वो अपना कोई रोल इंडिया गठबंधन के साथ तलाश लें? देखिए, चंद्रशेखर और आजम खान के रिश्ते ठीक रहे, कार्डियल रिलेशन जिसको कहते हैं एक दूसरे के प्रति, वो है। दूसरी बात ये कि चंद्रशेखर की राजनीति का भी आधार वही था, दलित मुस्लिम गठजोड़। एक वक्त में चंद्रशेखर इमरान मसूद के साथ बहुत करीबी थे, और अभी भी कहा जाता है कि इमरान और चंद्रशेखर करीब हैं। तो जिस इलाके से आते हैं वहां पर इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और आजम खान जब आते हैं, और अगर आजम खान के साथ चंद्रशेखर इंडिया अलायंस में आने की संभावना बनती है, तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा होगा, क्योंकि मायावती की जो जगह है, मैं अभी चंद्रशेखर बहुत अपना विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन तेवरों के जरिए वो उन्होंने अपना महत्व बना लिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो लोकसभा का चुनाव जीत के गए, वो भी ठीक है, लेकिन जो उनका अप्रोच है वो एग्रेसिव अप्रोच है, और इसीलिए दलित युवाओं को वो बहुत अपील करते हैं। चंद्रशेखर के जन्मदिन पे हमने देखा, नहीं जन्मदिन नहीं था, बाबा साहब की जयंती के कहीं बाहर था, और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैंने देखा कि जिस तरह से 2 व्हीलर पे लड़कों का जुलूस चंद्रशेखर और अंबेडकर की फोटो लेके जिस तरह से चल रहा था, वो दलित राजनीति में बड़ा शिफ्ट था। रैलियां हमने देखी नहीं, और माना जाता था कि मायावती की रैलियों में भी अनुशासन और एग्रेशन नहीं होता है, शासन होता है, एग्रेशन नहीं होता, लेकिन चंद्रशेखर के लड़कों की उस रैली में एग्रेशन भी था। वो बिल्कुल उसी तरह से था जैसे किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की युवा शाखा जब सड़क पर उतरती है तो जो रहता है। तो ये एक चीज है चंद्रशेखर के लिए, पॉजिटिव यही है। लेकिन चंद्रशेखर को भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, अब आप देखिए चंद्रशेखर माइनॉरिटीज के इशू पर भी वोकल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दलित अत्याचार की बात करते हैं, वो मुसलमानों के मुद्दों पर भी बहुत वोकल हो जाते हैं। तो वो भी उसी लाइन को चला रहे हैं, और वो लाइन सूट कर रही है फिलहाल सबको। हाँ, पिछली बार चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की बात नहीं बनी थी, उसमें चंद्रशेखर का ओवर वैल्यूएशन था, वो खुद को ओवर वैल्यू कर रहे थे, और वो अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि इतना दबाव उनका लिया जाए। परिस्थितियां बदली हैं, हालात बदले हैं, और राजनीति में तो 1.5 साल बहुत होता है। संबंध गठजोड़ रातों रात बनते, रातों रात बिगड़ते हैं। आपने अपनी बात खत्म की कहते हुए कि रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं, तो अभी 8 अक्टूबर में भी काफ़ी दिन है, तो कोई ऐसी रात इस दरमियान न गुजर जाए जो फिर से इस खबर में कोई और नया ट्विस्ट ला दे। इसलिए इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।